फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बेसिक बातें जानेंगे। एक्चुअली लोग इसका लिंकअप नहीं करते कि ये सिस्टम चल कहां से रहा है। तो ये सिस्टम चल कहां से रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बैक में चलते हैं तो पता चलता है कि हम लोग ने एक वर्ड पढ़ा था, चेंज। चेंज इज व्हाट? कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, यही चीज है कन्वर्जन, जिसको हम लोग चेंज भी बोल सकते हैं। और ये चेंज दो तरीके से हो सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, ये बातें आपको बिल्कुल याद होगी क्लास 7 से ही। वन इज व्हाट? फिजिकल चेंज। एक क्या होता था? फिजिकल चेंज। और दूसरा हमारा क्या होता था? केमिकल चेंज। Physical change and chemical change. Physical change is what? The change in which no new substance is formed. Physical change एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे आपने जाना था कि यदि आइस है, ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, और इस आइस को यदि हम लोग मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जनरली किसमें चेंज होता है? वाटर। ये बन गया कौन सा फॉर्म? लिक्विड फॉर्म। लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए कि आइस का केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग जवाब देंगे क्या? H2O। और वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होगा? H2O। इसको और यदि हम लोग हीट करना स्टार्ट करें, मेल्टिंग के बाद हम लोग जो प्रोसेस करें, सपोज दैट बॉइलिंग करते हैं, बॉइल इसको यदि किया जाए, तो ये जनरली किस में चेंज होगा? वाटर वेपर। वाटर वेपर ये क्या हुआ? दिस वन इज अ गैस। लेकिन इसका भी केमिकल फार्मूला क्या होगा? H2O। तो इस फिजिकल चेंज में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। H2O, हियर इज अगेन H2O, अगेन H2O। यहाँ पे कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ स्टेट की चेंज हो रही है। तो दिस वन इज द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। तो जनरली दिस वन इज व्हाट? रिवर्सेबल। ये एक रिवर्सेबल चेंज है। क्यों ये रिवर्सेबल चेंज है? क्योंकि इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे हम लोग ने लिक्विड बना दिया, यानी वाटर बना दिया, वाटर को फिर यदि फ्रीज कर दें तो क्या बन जाएगा? आइस। हम लोग ने वाटर वेपर बना दिया, यानी गैस बना लिया, इसको फिर यदि हम लोग चाहे तो कूल करके क्या बना सकते हैं? वाटर। तो दिस वन इज द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जनरली रिवर्सेबल होता है, यानी इसको आप ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट कर ले सकते हैं दोबारा से। केमिकल चेंज की यदि हम लोग बात करें तो फिजिकल चेंज में हम लोग ने क्या पढ़ा था? नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, बट इन केमिकल चेंज डिफरेंस, व्हाट इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यहां नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक। और साथ में क्या है? रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। तो जनरली इरिवर्सेबल इन नेचर, इरिवर्सेबल चेंज आप इसको बोल सकते हैं। जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का सॉर हो जाना, मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या कर्ड को हम लोग अगेन मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? देयर इज नो पॉसिबिलिटी। डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, ये सब कैसे चेंज है? पेपर एक बार बर्न हो गया, दोबारा कोई बोले कि वैसा ही पेपर ला दो, तो दैट वन इज व्हाट? इम्पॉसिबल। तो ये सब हमारे केमिकल चेंज है। इसी केमिकल चेंज से रिलेशन है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ वे टू रिप्रेजेंट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, व्हाट? केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टैंड दिस वन? तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिंक। क्या यहाँ पे एक लिंक था? कौन से लिंक था? केमिकल रिएक्शन का, तो केमिकल चेंज।
और केमिकल के चेंज के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या केमिकल चेंज था, और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ये थोड़ी सी जानकारी थी जिसका लिंकअप हम लोगों ने किया अभी केमिकल रिएक्शन से। तो सिंपल सी यदि बात हम लोग बोलना चाहें केमिकल रिएक्शन के बारे में तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज a way of representation of any chemical change कोई भी केमिकल चेंज है तो उस केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रास्ता है, एक तरीका है केमिकल चेंज को जिस उस मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेथड होगा दैट वन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा, ये तो हम लोग ने सिंपल एक स्टेटमेंट जाना कि केमिकल चेंज से ही केमिकल रिएक्शन की बात आई। अब इसके डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन द प्रोसेस इन विच new substances are formed with new properties is called chemical reaction. The process in which new substances are formed with new properties is called chemical reaction. ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हो एक नई प्रॉपर्टीज के साथ में, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग करें, बहुत सिंपल एग्जांपल कर रहे हैं, हाइड्रोजन, अभी वर्ड में ही लिख रहे हैं हम लोग, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो हम लोग सबको पता है ये क्या फॉर्म होगा, वाटर। लेकिन इसमें बड़ी देखने वाली बात क्या है कि हाइड्रोजन इज व्हाट, गैस, ये गैस है। ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होता है। और आफ्टर द रिएक्शन दिस वन इज फॉर्म, दिस इज द व्हाट, लिक्विड। दो गैस रिएक्शन करके क्या बना दे रहे हैं, लिक्विड। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। आइए इसको और दूसरे तरीके से भी समझें। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। ये एक ऐसा गैस है जिसको हम लोग यदि बर्न करें तो ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी मिलता है, बहुत मैक्सिमम अमाउंट में हीट एनर्जी मिलता है। तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, हाई कंबस्टिबल सब्सटेंस है। और ऑक्सीजन व्हाट, सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी इसको जलने में ये ऑक्सीजन हेल्प करेगा। लेकिन ये दोनों जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर। और वाटर दोनों का क्या है, इनेमी, दुश्मन। यानी वाटर को यदि कहीं भी फायर है उसके ऊपर डाल दिया जाए तो जल्दी वो फायर को क्या करेगा, एक्सटिंग्विश कर देगा, आग को क्या करेगा, बुझा देगा। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज है, क्या इसके प्रॉपर्टीज के जैसी है, नहीं, बिल्कुल अलग है। ये जलने वाला सब्सटेंस, ये जलाने वाला सब्सटेंस, और ये क्या, दोनों को बुझाने वाला सब्सटेंस। तो न्यू प्रॉपर्टीज, द प्रोसेस इन विच न्यू प्रॉपर्टीज, दिस वन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आइए कुछ और भी इसके बारे में और कुछ रिएक्शन हम लोग करें। जैसे सोडियम, यदि क्लोरीन से रिएक्शन करता है, क्लोरीन, तो ये भी हम लोग को पता है क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम इज वेरी हाई रिएक्टिव मेटल, ये बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल है। हम लोग को पता है इसको केरोसिन ऑयल के अंदर में रखा जाता है। और क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस। सोडियम वेरी हाई रिएक्टिव मेटल एंड क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस। और इसके केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, जिसका हम लोग यूज करते हैं फूड में, खाने में यूज करते हैं। आपको पता होगा जो घर में हम लोग सॉल्ट जो यूज करते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो आप ये समझे, ये रिएक्टिव मेटल इतना रिएक्टिव कि इसको यदि रूम टेम्परेचर पे रखा जाए
तो ये बर्न करना स्टार्ट कर दे सकता है। इवन कि इसके एक छोटे से पीस को वाटर में प्लेस कर दिया जाए तो वाटर में ये बर्न करना स्टार्ट कर देगा, इतना रिएक्टिव नेचर का है। और ये क्या है, पॉइजनस नेचर का है। तो एक रिएक्टिव नेचर का मेटल एक पॉइजनस गैस से रिएक्शन करके एक ऐसी चीज बना रही है जिसको हम लोग अपने फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज करते हैं। तो आप ये समझे कि इसका नेचर इन दोनों के नेचर से कितना डिफरेंट है। और यही बात को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, यानी द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये हम लोग की बातें थी केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब आइए इसमें कुछ और टर्म हम लोग डिस्कस करें। केमिकल रिएक्शन, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी इन लोगों को। अब सीबीएसई एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन हम लोग के पास में पूछा जाता है कि हमारे सराउंडिंग्स में कौन कौन सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, या कुछ एग्जांपल आप लिखें जिसमें हमारे सराउंडिंग्स में केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको वो बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में हम लोग को क्या कोशिश करनी है, क्या समझनी है। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। तो जो केमिकल चेंज हो रहा है वही हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल प्लेस करना हो केमिकल रिएक्शन का तो हम लोग क्या प्लेस कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, शॉरिंग ऑफ मिल्क ये क्या है, केमिकल चेंज। और इसी केमिकल चेंज को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन रहा है। मिल्क की जो प्रॉपर्टीज है, और मिल्क जब सॉलिड हो जाता है यानी कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, बहुत ही डिफरेंसेस आ जाते हैं। और भी क्या एग्जांपल दे सकते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड जब डाइजेस्ट हो गया फिर से अगेन वो फूड नहीं बन पाएगा। डाइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड बनाते हैं, दैट वन इज कॉल्ड डाइजेशन, जो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, एक सब्सटेंस केमिकली दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, फिर उसको ओरिजिनल स्टेट में नहीं लाया जा सकता है। थर्ड नंबर हम लोग और लिख सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को यदि बर्न करें, जलाएं और फिर सोचे कि उसको ओरिजिनल स्टेट में ले आए तो दैट वन इज व्हाट, इम्पॉसिबल, वो भी इम्पॉसिबल है। और लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट हो जाए फिर हम लोग चाहें कि उसको ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट कर लें, उस आयरन को रिकवर कर लें, तो वो आयरन की रिकवरी पॉसिबल नहीं है, वो डैमेज हो चुका है और वो ओरिजिनल आयरन के लेयर से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो स्टूडेंट ये सब थे केमिकल चेंज, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। तो बात करते हैं कुछ और एसोसिएटेड टर्म्स विद केमिकल रिएक्शन, कुछ और एसोसिएटेड टर्म्स जो केमिकल रिएक्शन है उसकी बात स्टूडेंट। एक टर्म्स आता है इसमें, रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, तो रिएक्टेंट्स क्या है, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर इनिशियली टेकन टू प्रोसीड एनी केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल सब्सटेंस हम लोग पहले से लेते हैं केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, उस सारे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट्स बोल सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अभी जो उन्होंने एग्जांपल लिखा वहीं पे हम लोग यदि बात करें कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये हम लोग ने रिएक्शन अभी डिस्कस किया था। अभी डिटेल्स रिएक्शन पे आ जाएंगे भी, लेकिन अभी हम लोग सिंपल रिएक्शन से ही चल रहे हैं। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इसका मतलब क्लियर है कि वाटर बनाने के लिए पहले से हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों को रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब क्या है रिएक्टेंट्स का, the chemical substances which are initially taken to proceed any chemical reaction। किसी chemical reaction को कराने के लिए पहले से जो chemical substances लेने पड़ते हैं, जिनकी जरूरत पड़ती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, reactants बोलते हैं। ठीक है, एक और भी बात हम लोग याद रखेंगे कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, they all are rated before this forward arrow sign। ये एक फॉरवर्ड एरो साइन है, और फॉरवर्ड एरो साइन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को अलग करते हैं। ये इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे,
जहां कहीं भी आप केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ देखें तो ये फॉरवर्ड एरो के पहले जितने भी सब्सटेंसेस लिखे होंगे वो सारे रिएक्टेंट्स होंगे, फॉरवर्ड एरो के बाद जो भी सब्सटेंसेस लिखे होंगे वो सब के सब क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट्स तो हम लोग ने जान लिया, बट प्रोडक्ट्स क्या होता है? तो प्रोडक्ट क्या है? द न्यू केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे इस रिएक्शन में वाटर हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। यदि मुझसे ये क्वेश्चन किया जाए कि हाउ मेनी रिएक्टेंट्स इन दिस केमिकल रिएक्शन, तो जवाब क्या होगा, टू। नेम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेम द प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, जवाब क्या होगा, वाटर। तो ये था केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की बातें। रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिटन बिफोर द फॉरवर्ड एरो साइन एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिटन आफ्टर द फॉरवर्ड एरो साइन। तो ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में हम लोग ने जाना। और अब हम लोग जानते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है the method of representation of chemical reaction with the help of simple and formula। ये है the method of representation of chemical reaction of chemical reactions with the help of symbols and formulae। सिंबल्स एंड फार्मूले। तो यदि कोई केमिकल रिएक्शन है और उसका रिप्रेजेंटेशन आप सिंबल्स को और फार्मूले को यूज करके यानी केमिकल फार्मूले को यूज करके करते हैं तो जनरली ये क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल पे हम लोग आ जाते हैं कि अभी हम लोग ने लिखा था कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो हम लोग क्या लिखते थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसी बात को हम लोग यदि ऐसे लिख लें कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जनरली हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, H2। आगे मैं ये डिस्कस करूंगा कि सिंपल और केमिकल फार्मूले कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग जाने हाइड्रोजन लिखा और ऑक्सीजन को भी लिखते हैं O2 और ये वाटर क्या बना, इसका फार्मूला क्या होगा, H2O। तो ये हमारे पास है केमिकल इक्वेशन, ये बन गया केमिकल इक्वेशन। ये क्यों केमिकल इक्वेशन बन गया, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग ने क्या काम किया, सिंबल से और फार्मूले से रिप्रेजेंट किया। जहां फार्मूले की जरूरत है वहां फार्मूले प्लेस करेंगे और जहां सिंबल की जरूरत है वहां सिंबल प्लेस करेंगे। ये दोनों बातें क्या है और कैसे यूज करते हैं, अभी मैं जब बैलेंसिंग सिखाऊंगा तो इस बात को फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो ये था केमिकल इक्वेशन, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूले। सिंबल और केमिकल फार्मूले के हेल्प से इसी केमिकल रिएक्शन को यदि रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये मेथड हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आपको आई होगी। अब हम लोग जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं और जनरली ये केमिकल इक्वेशन को हम लोग कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट एक बेसिक तरीका जो है एज यूजुअल जो हम लोग लिखते हैं वो एक तरीका है और एक तरीका एक डिफरेंट है। तो केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स के हो जाएंगे हमारे पास। फर्स्ट नंबर है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और नेक्स्ट नंबर है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है,
अनबैलेंस्ड को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। तो ये अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोग को बात करनी है। अनबैलेंस को स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जब आप केमिकल इक्वेशन को एज यूजुअल लिख देते हो तो वो बनता है स्केलेटल इक्वेशन और वो अनबैलेंस्ड होता है। अब इसके बारे में, बैलेंसिंग के बारे में मैं आपको समझाऊं तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है वो पहले हम लोग समझ लें। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट atoms of different elements is not equal to the reactant side and product side। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में आपको पता होगा एक हम लोग फॉर्मेट एरो देते थे, तो नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स नॉट इक्वल यदि ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में इसके नंबर इक्वल्स नहीं होते, किसके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में उसके नंबर यदि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में एक जैसा नहीं हो तो वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। और इफ नंबर ऑफ atoms of different element elements equal to reactant side and product side तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में यदि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो वैसे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको ऐसे लिखें तो ये और ज्यादा सही होगा, इसको भी हम लोग ऐसे लिख लें तो ये ज्यादा क्लियर होगा कि इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इफ इक्वल तो बैलेंस्ड, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज नॉट इक्वल तो अनबैलेंस्ड।